नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रांत शर्मा आधार आईसीएस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, लास्ट टॉपिक्स में हम क्वेश्चन फॉर्म में आपको मैटर दे रहे थे। क्वेश्चंस काफ़ी सारे आपने सॉल्व किए। लास्ट टॉपिक था हमारा स्थानीय स्वशासन, जिससे संबंधित क्वेश्चन आपको हल कराए थे। दोस्तों, अभी हमारे सामने काफ़ी लोगों ने ये रिक्वेस्ट की हमसे कि सर स्थानीय प्रशासन पर थोड़ा डिटेल्ड में आप बताइए, क्योंकि कुछ एग्ज़ाम्स हैं जिनके लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें विशेष है पटवारी वगैरह के एग्ज़ाम्स जो ग्रामीण स्तरों से संबंधित होते हैं, और भी काफ़ी एग्ज़ाम्स हैं जिसमें ये टॉपिक डिटेल में पूछा जाता है। देखा जाए तो ये जो टॉपिक है ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए हम स्थानीय स्वशासन यानी पंचायत और नगर पालिकाओं पर डिटेल्ड टॉपिक या डिटेल्ड मैटर आपको दे रहे हैं, ताकि आप इन चीज़ों की अच्छी तरह से समझ सकें, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो। तो आज हम पंचायतों को, जो कि पंचायत का पहला पार्ट है, इसका एक पार्ट और आएगा कल, उसके बाद नगर पालिकाओं पर भी डिस्कस करेंगे। तो हम आज पंचायतों को डिटेल में पढ़ेंगे। आज बेसिकली पंचायतों के इतिहास और इसकी समितियों के बारे में हम जानेंगे कि पंचायती राज के गठन पर सुझाव देने के लिए किन किन समितियों का गठन किया गया, उन्होंने क्या क्या सिफारिशें दी महत्वपूर्ण। इनसे संबंधित प्रश्न हम लास्ट टॉपिक्स में, लास्ट वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि इन वीडियोस को, डेस्क्रिप्टिव वीडियोस को देखने के बाद आप लास्ट वीडियो देखकर उन क्वेश्चंस को एक बार ज़रूर सॉल्व करें, ताकि ये पूरे टॉपिक्स आपको यहीं कहीं तैयार हो जाएंगे। आपको किसी बुक या किसी भी अन्य स्रोत की तरफ जाने की आवश्यकता नहीं होगी। जैसा कि हम रोज़ कहते हैं, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि ये वीडियोज़ आप तक जो सही समय से पहुंच सकें। इन्हें लाइक करें, शेयर करें। कुछ और जानना चाहते हैं तो हमें बताएं कमेंट के माध्यम से। जैसे हमने स्थानीय प्रशासन पर बीच में आपको डिटेल दिया है, अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट होगी तो हम उसको भी डिटेल में एनालाइज करेंगे। तो दोस्तों, आज जो चर्चा होगी वो होगी स्थानीय प्रशासन के डिटेल मैटर पर। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न आता है कि स्थानीय प्रशासन होता क्या है। तो स्थानीय प्रशासन वो प्रणाली है जिसमें जो ग्रामीण भारत के लोग हैं उनको सरकार प्रशासन में भागीदार बनाने के लिए कुछ शक्तियां प्रदान करती है। सरकार ग्रामीण भारत के लोगों को प्रशासन में भागीदार बनाने के लिए कुछ शक्तियां प्रदान करती है, या कहा जाए तो कह सकते हैं कि जो लोकतंत्र है, जनता द्वारा जनता के लिए चुने गए लोगों के माध्यम से हमारे यहाँ सरकारें काम करती हैं। तो उस लोकतंत्र को सामान्य जनता के बीच और अधिक विकेंद्रीकृत कर दिया जाता है, और शक्तियाँ सामान्य जनता को देने के लिए, ताकि वह अपनी समस्याओं को स्वयं हल कर सकें। तो स्थानीय सुशासन से तात्पर्य क्या है? स्थानीय प्रशासन से तात्पर्य शासन की उस प्रणाली से है जिसमें निचले स्तर पर लोगों को भागीदार बनाकर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित किया जाता है, या लोगों को अपनी समस्याएं स्वयं हल करने के लिए सक्षम बनाया जाता है। भारत में स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का अस्तित्व ये था, वह मौर्य काल से ही रहा है। 1864 में भारत सरकार के द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें स्थानीय प्रशासन को मान्यता प्रदान की गई। जैसा कि आप देख रहे हैं, सब आपको रिटन में भी दे रहे हैं, ताकि एक तरह से नोट्स भी आपके पास इन चीज़ों के तैयार होते चले जाएं। तो क्या हुआ, 1864 में भारत सरकार के एक प्रस्ताव के द्वारा स्थानीय प्रशासन को मान्यता दी गई। 1870 में भारत के जो गवर्नर जनरल वायसराय थे वो थे लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो ने
पंचायतों को कार्यात्मक एवं वित्तीय स्वायत्तता प्रदान की। 1882 ईस्वी में वायसराय लॉर्ड रिपन ने स्थानीय सुशासन के लिए एक प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव के द्वारा पूरे देश में उपखंड जिला बोर्ड स्थापित किए गए। उपखंड को तालुका बोर्ड भी कहा जाता था। तो इन्होंने क्या किया, उपखंड और तालुका बोर्ड तथा जिला बोर्ड स्थापित करने का सुझाव दिया। इस प्रस्ताव को स्थानीय सुशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिन्हें आपको याद रखना पड़ेगा। स्थानीय सुशासन का मैग्ना कार्टा, वायसराय कौन थे, लॉर्ड रिपन। इन्हीं को भारत में स्थानीय सुशासन का जनक कहा जाता है। ठीक है। तो स्थानीय स्वायत्तशासी संस्थाओं की स्थिति की जांच करने के लिए 1907 में CEH होबहाउस की अध्यक्षता, ये अध्यक्ष का नाम है CEH होबहाउस की अध्यक्षता में शाही आयोग या राजकीय विकेंद्रीकरण आयोग की स्थापना की गई। आयोग ने 1909 में अपनी रिपोर्ट पर पेश की और स्वायत्त संस्थाओं के विकास पर बल दिया। 1919 के भारत सरकार अधिनियम, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट भी कहते हैं, तो भारत सरकार अधिनियम के द्वारा स्थानीय सुशासन के बारे में स्पष्ट प्रावधान किया गया। इस अधिनियम द्वारा स्थानीय प्रशासन को हस्तांतरित विषय में रखा गया। हस्तांतरित जैसे दोस्तों आज होते हैं केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ऐसे ही पहले हस्तांतरित विषय एक प्रकार से केंद्र सूची के समान था, इसमें कि गवर्नर जनरल अपने मंत्रियों के माध्यम से या उनकी सलाह से कोई का फैसला लेते थे। तो ये याद रखिएगा, 1919 में भारत सरकार अधिनियम के द्वारा स्थानीय सुशासन को किस प्रकार के विषयों में शामिल रखा गया था। इससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। और जो अगला पॉइंट है आपका, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थानीय सुशासन को पूर्णतः राज्य का विषय बना दिया गया। यह क्वेश्चन आया भी है, तो प्लीज़ इनको ध्यानपूर्वक देखिएगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद महात्मा गांधी की ग्राम स्वराज की अवधारणा को साकार करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था पर विशेष बल दिया गया। इसके लिए केंद्र में पंचायती राज एवं सामुदायिक विकास मंत्रालय की स्थापना की गई। 2 अक्टूबर 1952 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पहल पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य देश के आर्थिक विकास एवं सामाजिक पुनरुद्धार कार्यक्रमों के प्रति जनता में रुचि पैदा करना तथा उसकी भागीदारी बढ़ाना था। लेकिन इसमें एक कमी थी। कमी ये थी कि इसमें जनता को कोई अधिकार नहीं दिए गए। जनता को अर्थात पंचायत को कोई अधिकार नहीं दिए गए। वो वित्तीय रूप से कमज़ोर रही, क्योंकि जब अधिकार ही नहीं था तो वित्त को अर्जित कहाँ से करती। तो इसलिए ये सारी सरकारी अधिकारी, ये पंचायत राज व्यवस्था का जो प्लान था, यह सरकारी अधिकारियों तक सीमित होकर रह गया और असफल हो गया। इसके बाद किस प्रकार से पंचायत संस्थाओं का गठन किया जाए या उन्हें क्या सुविधाएं दी जाएं, इस संबंध में सुझाव देने के लिए समय समय पर कई कमेटियां बनाई गई। जो नाम आपको दिए गए हैं उनके: बलवंत मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, डॉक्टर PKV राव समिति, LM सिंघवी समिति, PK थुंगन समिति और अंत में 73वां संवैधानिक संशोधन। तो इन समितियों के बारे में भी अभी आपको बताएंगे कि आपको क्या क्या याद रखना है इनमें। मेन सबसे पहले तो इन समितियों का क्रम आपको ध्यान रखना है। पहली चीज़
ये आपसे क्वेश्चन दे देगा एग्ज़ाम में कि इन समितियों के आने का सही क्रम क्या था। दूसरी चीज़, इसमें से कौन सी समिति पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है। यह प्रश्न यहाँ बहुत बनते हैं, बहुत बार देखे गए हैं एग्ज़ाम्स में। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे बलवंत राय मेहता समिति पर। इस समिति का गठन 1957 में किया गया। ग्राम उद्धार समिति इसका नाम रखा गया। तो बलवंत राय मेहता समिति ने जो सुझाव दिया वो दिया कि 3 स्तरों पर पंचायत व्यवस्था बनाई जाए। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। तो इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था का सुझाव दिया। इसे इन्होंने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की व्यवस्था कहा कि भाई इस तरह से काम करेंगे तो हम लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण भली भांति कर पाएंगे। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की शुरुआत पंचायत समिति के स्तर पर होनी चाहिए, अर्थात जो शक्तियां दी जाएं, इन्होंने अपने सुझाव में कहा कि वह पंचायत समिति यानी कि प्रखंड स्तर पर जो पंचायत बनेगी उस पर दी जानी चाहिए। ये इम्पोर्टेंट यहाँ है आपके लिए कि सर्वप्रथम प्रायोगिक तौर पर इस व्यवस्था को प्रारंभ करने वाला राज्य आंध्र प्रदेश बना। 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित श्री जवाहरलाल नेहरू थे उस समय। तो तत्कालीन प्रधानमंत्री ने राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था की औपचारिक शुरुआत की और इसी दिन पंचायती राज व्यवस्था संपूर्ण राजस्थान में लागू कर दिया गया। तो बलवंत मेहता समिति में आपने देखा कि मेन क्या आपको याद रखना है। आप किसी बुक्स में जाएंगे तो वहाँ लैंग्वेज समझने में भी आपको दिक्कत होगी और वहाँ काफ़ी सारी चीज़ हैं, उनमें से जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वह आपके सामने रखे गए हैं। चलिए अब अशोक मेहता समिति के बारे में पढ़ते हैं। 1977 में 13 सदस्यों वाली यह समिति थी। इसका गठन कब हुआ? 1977 में। इनका सुझाव था कि पंचायतों का गठन 2 स्तरों पर किया जाए, जिला स्तर पर जिला परिषद और मंडल स्तर पर मंडल पंचायत। इन्होंने नीचे के सारे पद सोपान हटा दिए, केवल 2 पंचायत, जिला स्तर पर और कमिश्नरी में यानी कि मंडल स्तर पर। विकास योजनाओं की जो तैयारी करेगी वो कौन करेगी? इनके अनुसार जिला परिषद, और कार्यान्वयन का कार्य कौन करेगी? मंडल पंचायत। याद रखिएगा, किस कमेटी ने राजनीतिक दलों को खुले तौर पर अपने चुनाव चिन्ह के आधार पर पंचायती चुनावों में भाग लेने की अनुमति की सिफारिश की थी? वह थी अशोक मेहता समिति। ठीक है, राजनीतिक दलों को खुले तौर पर अपने चुनाव चिन्ह के साथ भाग लेने की अनुमति दी जानी चाहिए। यह सिफारिश किसने की थी? अशोक मेहता समिति ने। इस समिति की सिफारिशें उस तत्कालीन सरकार ने अस्वीकार कर दी कि नहीं भाई ये सब नहीं हो सकता। फिर उसके बाद 1985 में गठित की गई डॉक्टर PVK राव समिति। इस समिति के बारे में आपको ये दिख रहे हैं कुछ पॉइंट। सबसे पहला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वह है कि योजना आयोग की सिफारिश पर इस समिति का गठन किया गया। इस समिति ने 4 स्तरों पर पंचायत के गठन का सुझाव दिया। SC, ST तथा महिलाओं के लिए आरक्षण की सिफारिश इस समिति ने की, लेकिन इस समिति की सिफारिशों को भी अमान्य घोषित कर दिया गया। अगली आई डॉक्टर LM सिंघवी समिति। यह समिति 1986 में गठित की गई। यह पहली समिति थी दोस्तों, दोबारा बोल रहे हैं, प्लीज़ याद रखिएगा, यह पहली समिति थी जिसने स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने का सुझाव दिया। इन्होंने कहा कि जो पंचायत आप बनाना चाहते हैं या जो पंचायती राज संस्थाओं का आप निर्माण करना चाहते हैं
उसे संविधान के अनुसार बनाइए, उसे एक संवैधानिक संस्था बनाइए। गैरदलीय आधार पर नियमित रूप से चुनाव कराए जाएं। न्याय पंचायत एवं ग्राम न्यायालयों की व्यवस्था का सुझाव दिया। वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने की सिफारिश की। तो ये 4 पॉइंट इसमें एल.एम. संघवी समिति में मेन आपको याद रखने हैं। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण संवैधानिक मान्यता, ठीक है। अगली समिति आती है पी.के. थुंगन समिति। ये 1988 में गठित की गई। इस समिति ने भी पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने का सुझाव दिया। लेकिन हुआ क्या, उस समय राजीव गांधी जी की सरकार थी और यह विधेयक 64वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा लोकसभा में प्रस्तुत किया गया, लेकिन यह राज्यसभा में पारित नहीं हो सका। तो इसी विधेयक को परिवर्तित रूप में बाद में नरसिम्हा राव ने 73वें 74वें संशोधन के रूप में प्रस्तुत किया था। तो इसमें याद क्या रखना है, 88 में गठित संवैधानिक दर्जा देने का सुझाव। अब आप कहेंगे कि सर ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्योंकि संवैधानिक दर्जा तो पी.के. समिति ने भी दिया है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आया हुआ है कि निम्नलिखित में से किन समितियों ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की संस्तुति की थी। और ये क्वेश्चन अपने लास्ट वीडियोस में हमने आपके जो क्वेश्चन फॉर्मेट्स दिए हुए हैं वहाँ भी डाला हुआ है, MCQs में भी डाला हुआ है। तो प्लीज़ उन्हें जाकर आप सॉल्व ज़रूर करें, क्योंकि जब तक आप उन्हें नहीं करेंगे आपको परफेक्शन इस पोर्शन में नहीं मिल पाएगा। तो 64वें संशोधन राज्यसभा से पारित नहीं करा सकी सरकार, तो यह प्रस्ताव विफल हो गया। अब बात आती है 73वें संविधान संशोधन विधेयक की। तत्कालीन प्रधानमंत्री थे पी.वी. नरसिम्हा राव। उन्होंने यह विधेयक संसद में लाए, जिसे लोकसभा ने 22 और राज्यसभा ने 23 दिसंबर 1992 को पारित कर दिया। 17 राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा इसे अनुमोदित किए जाने पर 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति ने इस विधेयक पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी और 24 अप्रैल 1994 से यह अधिनियम पूरे देश में लागू हो गया। तो सबसे महत्वपूर्ण है आपको इसमें 24 अप्रैल। यहाँ थोड़ा कलर भी चेंज किया गया है, जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनकी। संविधान संशोधन के भाग 9 में संविधान के संशोधन के द्वारा भाग 9 को पुनर्स्थापित करके 16 नए अनुच्छेद जोड़े गए। भाग 9 में कितने नए अनुच्छेद? 16। और नई अनुसूची कौन सी जुड़ी पंचायतों के लिए? अनुसूची 11। किस संशोधन के द्वारा? 73वें संशोधन के द्वारा, ठीक है। तो 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषयों का उल्लेख किया गया है। याद रखिएगा दोस्तों, 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं? 29 विषयों का उल्लेख किया गया है, जिन पर पंचायतों को विधि या कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। यह संशोधन अधिनियम 24 अप्रैल 1933 से प्रवर्तित हुआ था। याद रखिएगा इस डेट को भी, 24 अप्रैल 1993 से। अधिनियम की मुख्य विशेषताएं क्या थी? सभी स्तरों पर नियमित चुनाव कराए जाएं। SC, ST तथा महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था पंचायतों में। राज्य वित्त आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान। अनुच्छेद 40 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों के गठन के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। ज़्यादा बड़े वीडियोस आपको नहीं दे रहे हैं, चाह रहे हैं थोड़ा थोड़ा आपको दें और थोड़ा थोड़ा आप याद रखते चलें, क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलें, बार बार इन्हें देखें, ताकि ये चीज़ें आपके माइंड में सेट हो जाएंगी। एग्ज़ाम में बिल्कुल 10 दिन 5 दिन पहले पढ़ा हुआ याद नहीं रहता, उसके लिए आपको बेस बनाना पड़ता है।
जो आपको आज पढ़ाया गया है ये पंचायतों के प्रारंभ से हमने आपको जोड़ा है कि किस प्रकार से पंचायती राज संस्थाएं आई। हाँ, शॉर्ट में दिया है, महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। अभी जो एग्ज़ाम जो लोग भर रहे हैं उनके लिए ये पोर्शन अति आवश्यक और अति महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताइए शेयर करके, और कुछ और देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।